Hello, my future doctors. This is Sai to Biowali ma'am, Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel Math3x. तो बच्चों, कल की क्लास में हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर की सारी एनसीईआरटी अच्छे से कवर अप की थी। आज की क्लास में बारी है इस चैप्टर के सारे नीट पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करने की। मेरा आप लोगों से पर्सनली यही सजेशन रहेगा कि इस चैप्टर के पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करने से पहले एक बार आप इसका वन शॉट वीडियो देखो, उसके बाद आप अपने जो एनसीईआरटी लर्नर सीरीज है उसको अटेम्प्ट करो और फिर आप करो इसके पीवाईक्यूज। तो चलो बच्चों, आज तैयार करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हमारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के पीवाईक्यूज को। तो दिमाग खोलकर अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना। पहला क्वेश्चन है मैचिंग है बिटवीन द जॉइंट्स और उसकी लोकेशन के बारे में। तो जैसे सबसे पहले कार्टिलेजिनस, बॉल एंड सॉकेट, फाइब्रस एंड सेटल जॉइंट। तो फ्लैट स्कल बोन्स के बीच में ये तो बच्चों फाइब्रस जॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउड नहीं है। तो यहाँ ये हो जाएगा इसका बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम्स में जो वर्टिब्रे होती है उनके बीच में होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि कार्टिलेज की बनी होती है। इससे फायदा क्या होता है, इससे लिमिटेड मूवमेंट अलाउ होता है, कंप्लीट मूवमेंट अलाउ नहीं होता। तो यहां पर इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। यानी कि यहां ऐसे कराने के लिए ये जो ज्वाइंट होता है बच्चों, इसे कहा जाता है सैडल ज्वाइंट। तो थर्ड का फोर्थ। एंड बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ये जो आपको 360 डिग्री मूवमेंट अलाउ करता है, ये वाला ज्वाइंट होता है आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो क्या सही जाएगा आपका? ए का 2 दो जगह दिया हुआ है, देन बी का 4 भी दो जगह, सी 1 एंड डी का 3। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा वाला ऑप्शन? योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट स्टेटमेंट। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे आप घबराना नहीं है। आपने अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ा तो अच्छे से कभी कर लोगे, इसको अच्छे से कवर कर लोगे। तो चलो बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ए क्या बोल रही है? मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज फेसिकल। ओह माय गॉड, फेसिकल तो बच्चों हमारे मसल बंडल्स होते हैं, मसल बंडल्स। और ये जिस कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा है उसे हम बोलते हैं फेशिया। तो बहुत स्लाइट डिफरेंस है इनकी स्पेलिंग में, जिससे मतलब बदल जा रहा है। फेशिया आपका कोलेजनस टिश्यू का जो ग्रुप है उसे कहा जाता है, एंड मसल बंडल्स को हम बोलते हैं फेसिकल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर्स इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। बिल्कुल सही बात है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे यहीं से कैल्शियम आयंस बाहर जाती है। Striated appearance of skeletal muscle fiber is distribution pattern of actin and myosin protein। हाँ, इनके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न से ही तो तुम्हारा अपीयरेंस आता है ना, डायरेक्ट बेंस, लाइट बेंस का। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। M line is considered as functional unit of contraction called sarcomere। ये कहां से आ गया? M लाइन तो एक्सोन के बीच में होती है, तो ये एक मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट नहीं है, सार्कोमेयर यूनिट है। बट सार्कोमेयर क्या होता है? दो जेड लाइंस के बीच का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत। नाउ आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है और पूछा गया था करेक्ट, तो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बी एंड सी। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी एंड सी ओनली। तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी लाइंस में वो वर्ड क्या है जो गेम ट्विस्टर है। वही वर्ड होगा जो आपकी स्टेटमेंट को गलत या फिर सही करेगा, तो आपको उस पर खास ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ मस्कुलर टिश्यू। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्मूथ मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये स्टेटमेंट गलत है, ये होती है यूनी न्यूक्लिएटेड। एंड इनवॉलेंट्री, ये सही है। Skeletal muscle fibers are uninucleated and found in parallel bundles, ये उल्टा हो गया। आपकी skeletal muscles कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। थर्ड स्टेटमेंट, intercalated disc allows the cardiac muscle cells to contract as a unit। हाँ, हमने पढ़ा तो था इंटरकैलेटेड डिस्क, है ना, कार्डियक मसल्स में पढ़ा था। वो इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन कराती है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो पूरी की पूरी मसल एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। बट मैम हम फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ना चाहते हैं। द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर मेड ऑफ
कॉलमनार एपिथेलियम, नो, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो आपकी सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बोलती है? अगर मैं मायोसिन हूं तो मेरे ऊपर एक्टिन ऐसे स्लाइड करेगा टुवर्ड्स द एम लाइन, ताकि सार्कोमियर की जो लेंथ है वो छोटी हो जाए और कंट्रैक्शन हो जाए। तो एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन फॉर द कंट्रैक्शन, दिस इज व्हाट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सेज। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या बोली जा रही है, ध्यान से सुनना। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स अवे फ्रॉम ए बैंड रिजल्टिंग इन शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। तो भैया एक्टिन तो हमारे ऊपर टुवर्ड्स द एम लाइन स्लाइड करता है ना, टुवर्ड्स द ए बैंड स्लाइड करता है, तो अवे तो गलत है, और अवे करेगा तो सार्कोमियर शॉर्टन भी नहीं होगा, तो स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स स्लाइड ओवर ईच अदर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर की लेंथ इंक्रीज की जाती है क्या? नहीं, सार्कोमियर की लेंथ तो छोटी की जाती है, कंट्रैक्शन किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? रॉन्ग। लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज। हाँ, मायोसिन के मजे हैं, मायोसिन को तो कहीं जान ही नहीं होता, सारी चीजें उसके ऊपर ही स्लाइड करेंगी, तो मायोसिन की कोई लेंथ चेंज नहीं होती है, तो मायोसिन की वजह से तुम्हारा ए बैंड भी छोटा नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिन की लेंथ छोटी हो जाती है, इट इज नॉट लाइक दैट। एक्टिन स्लाइड करता है ना बच्चों मायोसिन के ऊपर, तो ए बैंड की लेंथ छोटी होती है। इंडिविजुअली एक्टिन की लेंथ भी चेंज नहीं होती, मायोसिन की लेंथ भी चेंज नहीं होती, लेकिन क्योंकि मायोसिन कहीं डिस्प्लेस नहीं होता तो ए बैंड कांस्टेंट रहता है। तो आपकी जो स्टेटमेंट थर्ड है वो है आपकी करेक्ट। और स्टेटमेंट फोर्थ में क्या चीज गलत है? ये गलत है कि आई बैंड इंक्रीज करता है, आई बैंड डिक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाउट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच लीड्स टू, आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में 3 टाइप्स के आर्थराइटिस है, ध्यान से सुनना। एक तो आपका नॉर्मल आर्थराइटिस विच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, दूसरा आता है आपका गाउटी आर्थराइटिस जिसको हम गाउट भी बोलते हैं, ये जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन तो है लेकिन यहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तीसरा आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और यहाँ पर हमारी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके खिलाफ हमारी इम्यूनिटी काम करती है। तो ये 3 टाइप के आपके आर्थराइटिस है जिनका कॉज आपको याद रखना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं गाउटी आर्थराइटिस के बारे में, उसका रीजन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लो कैल्शियम की वजह से वीकनिंग होती है? नहीं। इन्फ्लामेशन होता है ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, तो यही स्टेटमेंट आपकी सही है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या बोल रहा है? असर्शन रीजन है, ध्यान से सुनना। असर्शन रीजन पहले तो असर्शन के बाद लगा लो बिकॉज, ताकि सेंस बनेगा नहीं बनेगा पता चल जाएगा। क्या बोल रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस कैरेक्टराइज्ड इंक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। सही बात है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम ही बता रहा है कि ऑस्टियो यानी कि बोन्स में पोर्स बन गए हैं, तो यहाँ पे बोन मास डिक्रीज हो जाएगा। बोन मास अगर डिक्रीज हुआ तो आपके फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। स्टेटमेंट ही पूरी गलत है, डिक्रीज लेवल होता है ईस्ट्रोजन का, है ना, वुमेन्स में। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जाएगा? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। रीजन एज एन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच ऑफ डिसीज एंड इट्स सिम्टम। तो पहली डिसीज है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस तो इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स है, पहला ही सही हो गया। चलो ठीक है, बाकी देख लेते हैं कि और क्यों है गलत। किडनी में हाई कैल्शियम लेवल्स नहीं होते, लो कैल्शियम लेवल्स होते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस, जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून। जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चों यहाँ पे कौन सी थी? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को ही डैमेज कर दिया जाता है जिस वजह से मसल्स वीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये ऑटोइम्यून है, तो ये गलत है, ये आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें डिस्ट्रोफिन जीन पे फर्क पड़ता है। डिस्ट्रोफिन जीन हो जाता है म्यूटेटेड, जिससे प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स होती है। तो आपकी जो पुख्ता सही स्टेटमेंट है वो है आपकी स्टेटमेंट 1, क्योंकि आर्थराइटिस इज इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर
डिस्ट्रक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस लीडिंग टू फटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। पिछले क्वेश्चन का ही ये छोटा बच्चा है। क्या होती है ऐसी मसल्स, ऐसी डिसऑर्डर? इट इज योर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सॉरी ये तो लो मैम ही उससे करिए। माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिस्ट्रोफिन जीन म्यूटेट होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या अब होता है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, इनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है आपकी? 11th एंड 12th। एक्रोमियन, एक्रोमियन प्रोसेस किसका पार्ट होता है आपके? उसका पैक्टोरल गर्डल का, जहां से क्लैविकल अटैच्ड होती है, स्कैपुला का पार्ट है। चलो देखते हैं, अब इसमें मजा आएगा। फ्लोटिंग रिब्स कहाँ होती है? डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम, सही बात है, आगे से स्टर्नम से कनेक्ट नहीं करती, इसलिए ऐसा लगता है फ्लोट कर रही है। एक्रोमियन, हेड ऑफ ह्यूमरस लोकेटेड बिटवीन 2nd and 7th रिब्स। स्कैपुला, देखो ये तो स्कैपुला की पोजीशन है, स्कैपुला होता है 2nd और 7th रिब के बीच में डॉर्सली। ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ होता है? जहां पे हेड ऑफ ह्यूमरस बाइंड करता है, और जैसे मैंने तुम्हें बताया था एक्रोमियन, तो ये क्लेविकल का पार्ट नहीं है, ये पार्ट स्कैपुला का है, बट ये क्लेविकल से अटैचमेंट में हेल्प आता है। आपको याद होगा ना, ऐसा हम डायग्राम बनाते हैं, ये स्कैपुला, फिर डॉर्सल यहाँ से कैसे रिज निकलती है, फिर यहाँ से ऐसे क्लेविकल बाइंड करता है, तो ये प्रोसेस एक्रोमियन प्रोसेस है। तो क्या सही ऑर्डर जा रहा है आपका? फर्स्ट का 4th, एक ही स्टेटमेंट है, 2 का 3, 3 का 1 एंड 4 का 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैचिंग, इस क्वेश्चन में बहुत मैचिंग है, तुम देख पा रहे हो, ठीक है। कोविड के टाइम पे रीनेट हुआ था, तब का क्वेश्चन है ये। गाउट, अभी आपने पढ़ा है, गाउट में क्या होता है? यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। टिटनी में क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कब से हो गई? नहीं नहीं नहीं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये तो वैसे ही गलत है। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना, तो ये सामने वाले से मैच हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, समझना क्या बोला जा रहा है। Which of the following muscular disorder is inherited? Inherited वो होगा जो जेनेटिकली रेगुलेटेड होगा। तो कौन सी बीमारी है जो जीन्स के लेवल पे होती है? इट इज योर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कौन सा जीन अफेक्ट होता है? डिस्ट्रोफिन जीन। और आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट तो क्या ही कहेंगे, लॉन्गेस्ट, कुछ भी कह लो इसमें से, जीन हमारा डिस्ट्रोफिन जीन ही होता है, तो ये इनहेरिटेड होती है। नाउ आपको यहां पे बनानी है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन बताना है। 8th, 9th, 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट्स डायरेक्टली विद स्टर्नम। फर्स्ट से लेकर के 7th वाली स्टर्नम से कनेक्टेड होती है, बाकी ये जो 8th, 9th, 10th है ये 7th रिब से कनेक्टेड होती है। 11th and 12th pair of ribs are connected to sternum with the help of hyaline cartilage। ये sternum से connected ही नहीं होती, floating ribs होती है। Each rib is a flat thin bone, ये सही है, NCERT की लाइन है। And all the ribs are connected dorsally to thoracic vertebrae and ventrally to sternum। वैसे सही थी लाइन, लेकिन यहाँ पे all the ribs बोल के तो मैं मजबूर कर दिया, ऐसा तो नहीं है। डॉर्सली तो थोरेसिक से कनेक्टेड होंगी, लेकिन वेंट्रली तो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती, जैसे तुम्हारी फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। अगला क्वेश्चन, देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स क्या होती है? नाम तोड़ो, वर्टिब्रो प्लस स्टर्नम, तो पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, आगे से ये स्टर्नम से कनेक्टेड है, तो ऐसे 7 पेयर्स होते हैं, फर्स्ट टू 7। 3 पेयर ऑफ रिब्स आर वर्टिब्रो कॉन्ट्रल। वर्टिब्रो कॉन्ट्रल, वर्टिब्रो मतलब वर्टिब्रल कॉलम, कॉन्ट्रल मतलब रिब्स। तो ये हाँ 8th, 9th और 10th पेयर जो होता है वो 7th रिब से कनेक्टेड होता है और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से। 2 पेयर ऑफ रिब्स आर वर्टिब्रल रिब्स, क्योंकि केवल वर्टिब्रल कॉलम से ही अटैच्ड होती है, इनको आप फ्लोटिंग रिब्स भी बोल सकते हो। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन 100% करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज, क्यों जरूरी है कैल्शियम? इट बाइंड्स टू ट्रोपोनिन to remove the masking of active sites on actin for myosin। सही बात है क्या? सही बात है, ऐसे एक्टिन होते थे, ठीक है, इनके पास मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती थी, इन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर ये ट्रोपोमायोसिन जाता था और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन बैठा होता था। तो जब भी कोई कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाइंड करती थी तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस होते थे और एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है वो एक्सपोज होती थी। तो यही तो काम है आपकी कैल्शियम आयन का। तो स्टेटमेंट 1 आपकी क्या है? सही है। बाकी कोई बात नहीं, दूसरी स्टेटमेंट से क्या दुश्मनी है ये भी पढ़ लो। एक्टिवेट मायोसिन एटीपीएस बाय बाइंडिंग टू इट, बाइंड नहीं करती। डिटैच मायोसिन हेड, बिल्कुल नहीं। प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, बिल्कुल नहीं। सीधे सीधे इसका काम होता है मायोसिन और एक्टिन आपस में बॉन्ड बनाए ताकि मिलके ये कॉन्ट्रैक्शन करें बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ पाइवट जॉइंट। कैसा होता है ये? ये होता है आपका साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा ये इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, तो ये आपका साइनोवियल जॉइंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मैचिंग। रिब्स के बारे में मैचिंग है, बहुत सिंपल है, आपको आती है, मैं बताती हूँ। ट्रू रिब्स अटैच डोर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल टू स्टर्नम। ट्रू रिब्स कौन सी होती है? फर्स्ट से 7th पेयर तक पूछा गया, एक मिनट ये भी पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमंस ओनली वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स। तो वाई ट्रू रिब्स को बताती है, ठीक है, और एक्स पेयर टोटल है, तो आपको बताना है x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 7। लेकिन ये पेयर तो इसने बोला नहीं है, पेयर्स आर ट्रू रिब्स। अच्छा पेयर ही बोला है, पेयर ही बोला है, ठीक है, फिर तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही जा रहा है। देखो ये होने से रहा, एक सेकेंड, पहली बात पेयर बोला है, x पेयर ऑफ रिब्स। पेयर ऑफ रिब्स कितने होते हैं? 12 पेयर। तो x की वैल्यू 24 नहीं होगी, 24 नहीं होगी, 12 होगी, 12 होगी। अब बोल रहा है कि ये जो y है वो ट्रू रिब्स बताती है, तो ट्रू रिब्स की वैल्यू तो 7 होती है, और ये सही बोल रहा है, ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डोर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली टू स्टर्नम। तो यहाँ पे विदाउट एनी डाउट ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स डू नॉट कॉज एनी फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, ओ पैन गिर गया, रुको। ये बोल रहा है कि ग्रोथ हार्मोन को आप बार बार डालते जाओ अडल्ट में, तब भी उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी। क्या रीजन है? ग्रोथ हार्मोन बिकम इनएक्टिव इन एडल्ट्स, ऐसा हो सकता है क्या? Epiphyseal plates closes after adolescence, bone lose their sensitivity to growth hormones in adults, muscle fibers do not grow in size after birth। सब बकवास, बस ये स्टेटमेंट सही। आपकी जो बोन होती है ना, जो लॉन्ग बोन्स होती है, यहाँ पर एक प्लेट होती है एपिफाइशियल प्लेट, तो यहाँ पे एपिफाइशियल प्लेट में मैट्रिक्स का डिपोजिशन होता है, तो यहाँ से ग्रोथ होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। लेकिन ये आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर एडोलेसेंस बंद हो जाती है, तो यहाँ से और कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। नो डाउट अब आप सर्जरी करा के यहाँ पे बोन का एक्स्ट्रा मास लगा के हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करा सकते हो, बट नेचुरली बात करूँ तो ग्रोथ हार्मोन फिर यहाँ पे काम करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि बंद हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलियरी मूवमेंट? सिलियरी मूवमेंट सीला की हेल्प से, फूड गैदरिंग इन पैरामीशियम, रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल इन ट्रेकिया, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल ट्रैक्ट, मूवमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट। ऊपर के सारे सिलियरी मूवमेंट हैं, ये जो नीचे वाले हैं ये हैं आपके अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा लाइक मूवमेंट होता है इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एन एथलीट while running fell on the track. She used her hands to sustain minimal energy. In the process, her hand received the maximum blow on the joints. Which combination of joints will be badly affected by the accident? उसके हाथ पे सबसे ज्यादा चोट लगी है, तो कौन सा joint affect होगा? Cartilaginous and synaptic joints, fibrous and cartilaginous joints, fibrous and synovial joints, या cartilaginous and synovial joints। दोबारा देख लो। Athlete while running fell on the track. She used her hand to sustain minimal injury. In the process, her hand received the maximum blow on the joints. तो देखो बच्चों, हैंड में तो आपका कोई फाइब्रस जॉइंट तो होता नहीं है। आपके जॉइंट्स कौन से होते हैं यहाँ पर? आपके
साइनोवियल जॉइंट्स और थोड़े बहुत कार्टिलेजनस जॉइंट्स। तो आपका जो इफेक्ट होगा वो किस पे होगा, आपके कार्टिलेजनस जॉइंट्स एंड फाइब्रस जॉइंट्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस एन एज रिलेटेड डिसीज ऑफ स्केलेटल मसल में अकर ड्यू टू, किस वजह से होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ये फीमेल्स में होती है ड्यू टू डिक्रीज इन द लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन क्रॉस ब्रिजिंग, मतलब कौन सी आयन है सिंपली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के काम आती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो अब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कैल्शियम। कैल्शियम का स्टोर हाउस क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम किससे बाइंड करती है, ट्रोपोनिन से। और कैल्शियम काम क्या कराती है, एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है उनको एक्सपोज कराती है। Lack of relaxation between two successive stimuli in sustained muscle contraction is called as spasm, rapid contraction. Sliding filament theory can be best explained by, मैंने आपको sliding filament theory बताई थी, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा लेकिन उनकी लेंथ शॉर्टन नहीं होगी। So actin and myosin do not shorten but rather slide past each other. When myofilaments slide past each other, myosin filament shorten, shorten वाला तो आपको वर्ड ही नहीं लाना है, shorten नहीं होगा। When myofilaments slide past each other, actin filament shorten, ये भी नहीं होगा। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, ये भी नहीं होगा। तो शॉर्टनिंग तो होती ही नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट जाएगा स्टेटमेंट 1 कि वो बिना शॉर्ट हुए एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following joints would allow no movement? No movement, no मतलब no, किसका होता है ये, फाइब्रस जॉइंट्स का। ऑप्शन नंबर डी, इस दिन को हम स्टूचर्स भी बोलते हैं। और लोकेशन कहां होती है, इन बिटवीन स्कल बोन्स। स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन्स अकर एट, किस जंक्शन पे होता है, न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन से निकलेंगे, उनका जंक्शन होगा मसल्स के साथ। तो इस जंक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मैचिंग है, आपको क्या बताना है, द करेक्टरिस्टिक एंड एग्जांपल इस, कौन सा सही है आपको वही बताना है। लिम्फ फील्ड बिटवीन टू बोन्स, लिमिटेड मूवमेंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स बिटवीन कार्पल्स, फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स, लिमिटेड मूवमेंट्स, नी जॉइंट्स, फ्लूइड फील्ड बिटवीन टू जॉइंट्स प्रोवाइड्स क्वेश्चन, स्कल बोन्स, फ्लूइड फील्ड सैनुलर कैविटी बिटवीन टू बोन्स, जॉइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। पहली बात तो आपको ये गलत है, लिम्फ नहीं होगा, वो एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। फिर क्या बोल रहा है, नी जॉइंट्स में फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स, लिमिटेड मूवमेंट। देखो लिमिटेड मूवमेंट आपका कार्टिलेजनस जॉइंट्स में मिलेगा, अगर साइनोवियल जॉइंट है तो आपका मैक्सिमम मूवमेंट होगा। नी जॉइंट एक हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट है, तो यहाँ पे लिमिटेड वर्ड नहीं आना चाहिए। स्कल बोन्स फ्लूइड फील्ड कैविटी नहीं होती क्योंकि ये साइनोवियल जॉइंट्स में होती है, स्कल बोन्स में फाइब्रस जॉइंट होता है। लास्ट बचा है फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, तो ये एटलस एक्सिस के बीच में मिलने वाला पाइवट जॉइंट है। तो आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान से सुनना। जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रेस फाइब्रस, नो इट इज कार्टिलेजनस। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, नहीं भाई, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन का डिक्रीज हुआ लेवल, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, सही बात है। और वर्टिब्रल कॉलम हैज 10, तो यहाँ पे जो सही वर्ड आएगा वो आएगा 12। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको करेक्ट के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि बाकी अगर स्टेटमेंट्स गलत है तो क्यों है, क्या है वो वर्ड जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट हो गई गलत। ठीक है, इस अप्रोच के साथ आपको पीवाईक्यूज को करना है। H zone in skeletal muscle fiber is due to, H zone बच्चों वो जोन होता है मायोसिन के बीचों बीच जहां पे एक्टिन ओवरलैप नहीं करता, यानी कि इसमें केवल और केवल मायोसिन होगी। तो क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन इन सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल्स, मतलब मायोफिब्रिल्स पूरा एब्सेंट तो नहीं होगा, सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन या सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू, ये होगा। भाई मायोसिन के बीच में थोड़ी ना गैप है, गैप तो एक्टिन के बीच में है ना, इसीलिए ये वाला सही हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। हो गया, तो ये थे बच्चों आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट के नीट पीवाईक्यूज।
अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ने के लिए आप वन शॉट देखो, एनसीईआरटी 9 सीरीज देखो, उसके बाद इसे अप्लाई करो। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके सारे पीवाईक्यूज बनेंगे और आगे आने वाले फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस भी बनेंगे। सो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो और नीट 2025 में अपना सिलेक्शन लो। बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।